नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो बहुत बहुत अभिनंदन है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आज जो है हम उसी एसएससी के घटना चक्र के वीडियो को, जैसे मैंने आपको बताया है, मिशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। आपको मुझे जो है कांस्टेबल बनाकर ही दम लेना है। और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए आप एक बार सैलरी को याद कर लीजिए। आप दिल्ली पुलिस में जब कांस्टेबल बन जाएंगे और जब ट्रेनिंग पर आप जाएंगे तो आपकी सैलरी जो है 36,000 रुपये पे हैंड होने वाली है। कितनी होने वाली है? समथिंग 36,000 तो सैलरी होगी। उसके बाद टीए मिला करके 40,000 के करीब आप पहुंचने वाले हैं। तो समझ लीजिए 40,000 की नौकरी आपको लगने वाली है कांस्टेबल की। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में कभी भी आप 40,000 नहीं पा सकते शुरुआत में। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है। और उस जॉब को पाने के लिए 50 क्वेश्चन की जो जीएस आएगी, उसी 50 क्वेश्चन के जीएस का महादंगल हमने शुरू कर दिया है। इसे मैं एक अलग नाम आज से देता हूं, दंगल। ठीक है, ये जो मैंने जीएस का घटना चक्र का जो 1700-1800 वीडियो सीरीज में चलाऊंगा, इसे जो है महादंगल नाम देता हूं। यह जीएस का महादंगल है और आप इसे पढ़ेंगे तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 20 से 25 क्वेश्चन यहीं से आपको निकल के आएंगे। आप ये विश्वास करिएगा। ठीक है, तो विश्वास करने के बाद ही पढ़ाई होती है। चलिए, आज मैं जो है प्राचीन इतिहास के मौर्य वंश के बारे में आपको बताने वाला हूं। बहुत ही संक्षिप्त में जानकारी देने के बाद हम सीधे सीधे क्वेश्चन पर आएंगे और क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो मौर्य वंश था दोस्तों, होता क्या है, उस समय जो है मगध एक राजवंश हुआ करता था। मगध एक राज्य केंद्र हुआ करता था जो बिहार में है, तत्कालीन भारत में। और वहां पर जो है नंद वंश के राजा घनानंद राज्य कर रहे थे। घनानंद जो है बहुत ही अत्याचारी और निरंकुश राजा था। ठीक है, घनानंद बहुत ही अत्याचारी और निरंकुश राजा था। उसकी एक बार होता ऐसा है, एक घटना घटित होती है कि जो एक तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य रहते हैं, उनका नाम रहता है आचार्य चाणक्य। उन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य ने। उसी चाणक्य को भरे दरबार में घनानंद जो है अपमानित कर देता है। और उसी दिन से घनानंद ये मान लेते हैं, ठान लेते हैं कि जब तक मैं नंदवंश का विनाश नहीं कर लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ठीक है, उन्होंने ही एक शब्द लिखा था, एक शिक्षक अपने पालनकर्ता और अपने सम्राट का निर्माण स्वयं कर सकता है। यदि एक शिक्षक की शिक्षा में सामर्थ्य है, ध्यान से सुनिएगा, उनका यही कथन है, यदि एक शिक्षक की शिक्षा में सामर्थ्य है तो वह अपना पालन पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण स्वयं करेगा। ठीक है, यह कथन था आचार्य चाणक्य का। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य, एक छोटा सा बालक था जिसे लेकर के वो पढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, पालते हैं। किसी तरीके से वो पीछे की घटनाएं हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कैसे क्या हुआ था। केवल और केवल फोकस करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चंद्रगुप्त को लेकर के। उसके बाद वो जो है धीरे धीरे आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है, घनानंद पराजित हो जाता है और उस मगध राजवंश पे चंद्रगुप्त मौर्य की जो है एंट्री हो जाती है। ठीक है, तो वही चंद्रगुप्त मौर्य जो है, अगर कहा जाए चंद्रगुप्त मौर्य जो है वास्तव में भारत को एक राजनीतिक क्षेत्र में बांधने का, एक सूत्रता में भारत को अखंडता प्रदान करने का एक साहसिक कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो संक्षिप्त जानकारी आपके सामने दी गई है, जैसे मौर्य वंश के संस्थापक अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने 323 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने राज्य किया था। अगर बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन राजा हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे उनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार जो है 298 से 272 ईस्वी पूर्व राज्य किए थे। और बिंदुसार के बाद एक व्यक्ति का नाम आता है, बिंदुसार के पुत्र है, जो है पुत्र उनके अशोक। अशोक को जो है राष्ट्रीय राजा की उपाधि दी गई है, महान अशोक की उपाधि दी गई है। इनके बारे में कई जानकारियां हैं जो आपको जानना जरूरी है। ये जो है 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक राज्य करते हैं मौर्य वंश का। और जो इनके बारे में एक विशिष्ट जानकारी है वो है 261 ईस्वी पूर्व का कलिंग युद्ध। ठीक है, 261 ईस्वी पूर्व में जो कलिंग युद्ध हुआ था, उसी युद्ध से लगभग 1 लाख 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। लगभग 90,000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ था। उस सभी भयावह दृश्य को देख करके ये जो अशोक महान थे, ये बहुत ही जो है इस पर खेद प्रकट करते हैं और
आगे चल करके कभी भी युद्ध न करने का संकल्प ले लेते हैं। और अशोक को अगर कहा जाए अशोक किस धर्म से थे, अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, अशोक किस धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। और इसी बौद्ध धर्म का एक धम्म नामक एक धर्म चलाते हैं। धर्म संस्कृत शब्द होता है, धम्म उसी का जो है पाली भाषा होती है। ठीक है, तो धम्म नामक एक शब्द चलाते हैं अशोक। ठीक है, अशोक के बारे में जो विशिष्ट जानकारी थी, जो पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था, मैंने बता दिया है। ठीक है, अशोक को उसके बाद अशोक के बाद जो है उनके 3 उपासक 3 उत्तराधिकारी होते हैं, जिनका नाम रहता है कुणाल, दशरथ और संप्रति। ये तीनों उत्तराधिकारी जो है उत्तराधिकार का बाद में युद्ध छिड़ जाता है और आपस में युद्ध करते रहते हैं, लेकिन अशोक तक ही, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और उनके पुत्र अशोक तक ही मौर्य साम्राज्य का उत्कर्ष होता है। उसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य का अपयश शुरू हो जाता है। कुणाल, दशरथ और संप्रति इनके उत्तराधिकारी होते हैं। ये जो है अपने पिता के धर्म को नहीं मानते, अर्थात इनके पिता बौद्ध धर्म के थे, ये जो है जैन धर्म के संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों, वो जैन धर्म से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, जैन धर्म से संबंधित थे। यही चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को पालन पोषण करता कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म का पालन पोषण करता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ये चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में श्रवणबेलगोला, ठीक है, श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चले जाते हैं। यह जो है कर्नाटक में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। यह जो है जैनियों का दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। वहां पर जाकर के अन्न जल सभी का त्याग कर देते हैं और वहां पर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के पालन पोषण करता थे, जैन धर्म को ये मानते थे। ठीक है, तो और अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। उसके बाद कुणाल, दशरथ और संप्रति जो इनके उत्तराधिकारी होते हैं, ये जैन धर्म के उपासक होते हैं। उसके बाद इनके बाद सलीसुक और देववर्मन, ध्यान रखिएगा, कुणाल, दशरथ और संप्रत के बाद सलीसुक और देववर्मन राजा होते हैं। इनके बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो। जो जरूरी है क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने कराया जाएगा। ये जरूरी है, अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, तो ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ नाम था उनका। क्या नाम था, बृहद्रथ नाम था। ये जो है अंतिम मौर्य शासक हुए थे और ये जो है इनकी हत्या जो है 184 ईस्वी पूर्व इनके सेनापति होता है, एक पुष्यमित्र शुंग नाम का एक सेनापति होता है बृहद्रथ का, जो इनकी हत्या कर देता है और शुंग वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, तो ये सब संक्षिप्त में ओवरऑल जानकारी थी। अब जो इससे क्वेश्चन बनते हैं घटना चक्र के, उस घटना चक्र के क्वेश्चन को जो एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन को आपके सामने मैं देने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप जो है एक ओवरऑल मौर्य वंश के बारे में जो संक्षिप्त जानकारी होती है, मौर्य वंश का पहला राजा कौन होता है, अंतिम राजा कौन होता है, कैसे कैसे इनका जो है वंश आगे बढ़ता है, कैसे कैसे विनाश होता है, आपने समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए अब जो है घटना चक्र की बारी आती है, जिसके लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, जिस क्वेश्चन को आपके सामने मैं कराऊंगा। ठीक है, चलिए आपके सामने एक स्लाइड लगी होगी, स्लाइड को देखिएगा। और यह स्लाइड जो है कुछ वन लाइनर पॉइंट हैं जो आपके सामने दिए गए हैं। सबसे पहला है चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे। आपके सामने स्लाइड लगी होगी, स्लाइड को देखिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य जो है 340 ईस्वी पूर्व में पैदा हुए थे। इसे ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी पूर्व किस वंश के शासक थे। आप जानते हैं मौर्य वंश के शासक थे, आसानी से स्लाइड में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे, अभी मैंने बताया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, अभी मैंने बताया। महान अशोक 273 से लेकर 232 ईस्वी तक किस वंश के शासक थे। बिंदुसार के पुत्र थे, मौर्य वंश के शासक थे। आगे है अशोक किस राजवंश के राजा थे। अशोक जो है मौर्य राजवंश के राजा थे। आगे है कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। कलिंग का युद्ध मैंने बताया 261 ईस्वी पूर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है अर्थशास्त्र किसने लिखा था, मैंने अभी भी बताया। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य ने लिखा था, और चाणक्य वही चाणक्य जिनका नाम विष्णुगुप्त भी हुआ करता है। आगे है चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला कहां पर पाई जाती है।
तो यह जो है जो मगध का क्षेत्र है वो मगध का क्षेत्र आज भी बिहार में ही है। तो ये सभी कुछ चीजें जो मौर्य वंश से संबंधित होगी वो ज्यादा से ज्यादा बिहार में ही होंगी। ठीक है, आगे है सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। ठीक है, मौर्य राजवंश ने करवाया था। आगे है सांची के बौद्ध स्मारक जो है वो कहां पर स्थित है? तो सांची के जो बौद्ध स्मारक है वो कहां पर स्थित है दोस्तों? एक क्वेश्चन पहले भी मैंने करा चुका है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है? भोपाल में है। ठीक है, चलिए आगे है कलिंग, धौली, भाब्रू, जौगढ़ में से अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख हुआ है? तो भ्राभू शिलालेख में। देखिए अशोक को जो है शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अशोक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो शिलालेखों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। प्राचीन भारत में जिस राजा के बारे में हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त हो गई और ज्यादा से ज्यादा हमें ज्ञान मिल गया उसी राजा को हमने महान बता दिया, और जिस राजा की जानकारी नहीं मिली हम उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो शिलालेख, ज्यादा से ज्यादा जानकारी शिलालेख के माध्यम से अशोक के बारे में हमें मिली तो अशोक को हमने महान बता दिया। ठीक है, तो कुछ चीजें छिपी हुई हैं उसे भी ध्यान रखिएगा। आगे है सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक आगे दिया गया है, कौन थे? तिस्स नाम था उनका। क्या नाम था? तिस्स नाम था। आगे है मौर्य काल में भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का अधिकार होता था? तो जो मौर्य काल में सोना चांदी खानों से निकाला जाता था उस पर ही केवल राज्य का अधिकार होता था, बकिया चारागाह और आगाह पर पब्लिक का अधिकार होता था। आगे है कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य जो है उसी चाणक्य का नाम है। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री वजीर आजम हुआ करते थे। आगे है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत व ब्राह्मी भाषा में है। किस भाषा में है? प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में है। आगे है चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। बहुत ही आसान है। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र राजनीति के विषय पर लिखी हुई है, इसे ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र कभी ये नहीं बताता है कि हमें किस तरीके से धन का प्रयोग करना है, किस तरीके से मार्केट में बढ़ोतरी करनी है। इस अर्थशास्त्र को राजनीति के बारे में लिखा गया था। जिस अर्थशास्त्र को किसने बनाया था? चाणक्य ने बनाया था। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। आगे भी कुछ वन लाइनर दिए गए हैं। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? मैंने अभी भी बताया 261 ईस्वी पूर्व जब अनानाहक नरसंहार को देख करके अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व ही उसके बाद जो है विजय की भावना का त्याग कर दिया था, वो जो है धर्म को अपना लिया था अशोक ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? जो सारनाथ में चक्र बनाया गया है, जो हम जो है अपने तिरंगे के बीच में लिए हुए हैं, वह चक्र जो है किसको इंगित करता है दोस्तों? तो वह जो है प्रगति को इंगित करता है कि हम जो है लगातार प्रगति कर रहे हैं। ठीक है, आगे है सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने फोटो के नोटों पर देखते हैं, नोटों के फोटो पर देखते हैं, वास्तविकता में किस पदार्थ के बने हुए हैं? तो जो शेर बने हुए हैं आपको 3 ही शेर दिखाई देते हैं फोटो में, आपके सिक्के पर 3 ही शेर दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वो 4 शेर हैं और वो जो चारों शेर बने हुए दोस्तों पत्थर के बने हुए हैं। ठीक है, आगे है मौर्य वंश के ऐसे कौन शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया? मैंने अशोक को बताया है, शिलालेख है उनका बहुत ज्यादा। आगे है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसे ध्यान रखिएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। लगभग जितने क्वेश्चन एसएससी में ऑफलाइन एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में वन लाइनर की तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे जो है एक बार आप देख लीजिएगा, इसे रटने की जरूरत नहीं है। चलिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप करिएगा, क्वेश्चन में बहुत ही मजा आने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानी मतलब सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर को जो सेल्यूकस निकेटर थे, सिकंदर के एक सेनापति थे। अगर आपने सिकंदर का भारत पर आक्रमण नहीं देखा है तो हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर सिकंदर का भारत का आक्रमण दिखाया गया है, पढ़ाया गया है, तो वहां से आप देख लीजिएगा। सिकंदर जब यहाँ पर आक्रमण करता है वापस चला जाता है, लेकिन एक व्यक्ति होता है, एक सेनापति होता है सेल्यूकस निकेटर, उसे यहाँ पर छोड़ देते हैं और उसे जो है पराजित करने का अर्थात यूनानियों को भगाने का जो श्रेय है किसके पास है? चंद्रगुप्त मौर्य के पास है।
चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन कहां पर गुजारे थे? मैंने अभी भी बताया, दूसरा क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन धर्म से संबंधित थे और वे जो है अपना अंतिम समय जो है श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताए थे, जो कि कर्नाटक में स्थित है। अन्न जल का त्याग करके वहां पर उन्होंने अपने मृत्यु को प्राप्त किए थे, अर्थात अपने प्राण त्याग दिए थे अन्न जल को त्याग करके। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का अभी आपने एक छोटा सा रिव्यू देखा होगा, जो पहले मैंने शुरुआत किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था वो बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र अशोक थे। यही 3 से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये सभी क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं। आगे है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो अभी आपने जाना, बिंदुसार का पुत्र अशोक था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिंदुसार का पुत्र अशोक था। आगे है, बिंदुसार के शासन के दौरान आंशिक अशांति कहां हुई थी? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बिंदुसार के शासन के दौरान एक अशांति की घटना हुई थी, अर्थात एक झड़प हुआ था, वो कहां पर हुआ था? तो वो दोस्तों तक्षशिला में हुआ था। कहां पर हुआ था? तक्षशिला में। बिंदुसार जब राजा थे तो तक्षशिला नामक स्थान पर जो है झड़प हो गया था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान है, तक्षशिला याद रखिएगा। अब इसके पीछे की स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा, पीछे की स्टोरी जानेंगे तो आपको ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। केवल इतना जानिए कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, जहां पर तक्षशिला विश्वविद्यालय है, वहां पर जो है थोड़ा सा हंगामा हो गया था, यही कहा जाता है अशांति। आगे है, अशोक के अधीन मौर्य राज्य तंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, बी है केंद्रीकृत एकाधिपत्य, आगे है प्राव्य स्वेच्छाचारी शासन, आगे है निर्देशित लोकतंत्र। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। एक दिमाग तरीके से, अपने दिमाग का प्रयोग करके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, एक दिमाग के प्रयोग करके स्वेच्छा से अपना शासन चला रहे थे अशोक। ठीक है, चलिए आगे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आगे है, अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? ठीक है, आगे है, ऑप्शन नंबर ए है तीसरी बौद्ध परिषद, बी है कलिंग युद्ध, सी है बौद्ध धर्म को अपनाने से, मिशनरी का योजना करने से। तो अशोक के जीवन चरित्र में सबसे भारी परिवर्तन मैं आपको बता दूं, 261 ईस्वी पूर्व जो कलिंग का युद्ध इन्होंने लड़ा था, इसी कलिंग के युद्ध में भीषण नरसंहार को देख करके इनके जीवन से जो विजय की पिपासा रहती है वो समाप्त हो जाती है। ये चाहते हैं मानवता जागृत रहे धरती पर, विजय करके हम जो है कुछ नहीं कर सकते हैं, हम एक दूसरे की हत्या क्यों करेंगे? तो 261 ईस्वी पूर्व के बाद अशोक के जीवन के चरित्र में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? ध्यान रखिएगा, अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी था। क्या था? देवानाम प्रियदर्शी। देवताओं के प्रिय कौन थे? तो अशोक थे, और अशोक का नाम ही क्या था? देवानाम प्रियदर्शी था। इसे ध्यान रखिएगा, देवानाम प्रियदर्शी किसका नाम था? अशोक का नाम था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देवानाम प्रिया के नाम से कौन विख्यात थे? तो अभी मैंने बताया, देवानाम प्रियदर्शी या देवानाम प्रिया, इसके नाम से कौन विख्यात थे? तो अशोक विख्यात थे। अशोक का बहुत नाम है, क्योंकि मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ जानता हूं, हमारे पास शिलालेख ज्यादा है, इस वजह से अशोक को महान बता दिया गया है, और महान राजा थे भी वो, इसमें कोई वो नहीं है। आगे है 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए है जीवन वृत्त, बी है आंतरिक नीति, सी है विदेश नीति, डी है सभी विकल्प सही हैं। जो अशोक के शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेख के संपूर्ण कुछ जानकारी मिलती है, चाहे वो उनके जीवन वृत्त के बारे में हो, चाहे वो उनके आंतरिक नीति के बारे में हो, चाहे वो उनके विदेश नीति के बारे में हो, सब कुछ जानकारी जो है उनके शिलालेखों के माध्यम से ही मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, देखिएगा। कलिंग के युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? ठीक है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? ठीक है, आप ऑप्शन नंबर ए है राक एडिट, राक एडिट 4, राक एडिट 6, राक एडिट 13। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये जो राक एडिट लिखा गया है इसका मतलब है अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख नंबर 13 से, ध्यान रखिएगा, अशोक के शिलालेख नंबर 13 से, 13 को इस तरीके से लिखा गया है वहां पे। राक एडिट का मतलब यही है, अशोक के शिलालेख नंबर 13 से कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। बस इतना ही याद रखिएगा, अशोक के किस शिलालेख से, अशोक के किस शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस तरीके से जीवन में विजय पताका को एकदम झुका दिया, अर्थात विजय पिपासा उनकी बंद हो गई, ये जो है शिलालेख नंबर 13 से हमें पता चलती है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और थोड़ा सा वैल्यूएबल है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बहुत ही आसान है, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 बीसी। मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीएचएसएल में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहां दिखाई देता है? ठीक है, अशोक का कलिंग युद्ध का प्रभाव कहां दिखाई देता है? ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें अभिलेख पर। ठीक है, तो मैंने अभी भी बताया जो कलिंग का युद्ध है वो 13वें शिलालेख पर स्थित है और अशोक के कलिंग युद्ध का अभिप्राय वहीं से दिखाई देता है। अगर ये 13वां शिलालेख नहीं होता, अशोक जो है जितने शिलालेख बनाए थे, अगर 13वां शिलालेख नहीं होता तो हम अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में न जानते और न उनके बारे में इतनी बातें करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हवाहरों के उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर, बहुत ही एकदम वही क्वेश्चन घुमा करके फिर पूछ लिया है, किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा की है, तो वह शिलालेख कौन सा है? शिलालेख नंबर 13। ठीक है, तो कलिंग युद्ध के बारे में शिलालेख नंबर 13 में चर्चा की गई है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और देखिए एसएससी किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाती है, क्वेश्चन को देखिएगा, एसएससी क्वेश्चन घुमा रहा है। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत जो था उसका नाम था मेगस्थनीज। क्या नाम था? मेगस्थनीज। और यह यूनानी दार्शनिक जो है किसके द्वारा भेजा गया था? तो सेल्यूकस निकेटर जब पराजित हो गया था, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जब पराजित हो गया था तो वह जो है एक राजदूत जो है मेगस्थनीज नामक एक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है और यही मेगस्थनीज जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मेगस्थनीज की थी। कितने की थी? मेगस्थनीज ने की थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? फिर वही क्वेश्चन, ग्रीस मतलब यूनान, मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत का क्या नाम था? फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है, मेगस्थनीज। कौन था? मेगस्थनीज। इंडिका की रचना किसने की थी? मेगस्थनीज। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? फिर वही क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने लिखी है। आगे है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अशोक किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है विष्णुगुप्त, सी है उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहद्रथ। जो इसका राइट आंसर है, आप ध्यान रखिएगा, उपगुप्त नामक एक साधु से, क्या नाम था? उपगुप्त नामक एक साधु से प्रभावित होकर अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कौन है? उपगुप्त। आगे है 19वें क्वेश्चन पर, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो मैंने अभी भी बताया, चाणक्य जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक आचार्य हुआ करते थे।
महाराजा घनानंद के दरबार में अपमानित होने के कारण ही उन्होंने घनानंद का अर्थात नंद वंश का सर्वनाश करने का प्रण ले लिया था और वही चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के नंद वंश का समाप्ति ही कर देते हैं। ठीक है, मैंने उनके बारे में एक चीज और बताया था। उन्होंने कहा था यदि एक शिक्षक है और उसकी शिक्षा में सामर्थ्य है तो वह अपने सम्राटों का पालन जो उसके पालन पोषण कर सके, इसके लिए अपने सम्राटों का निर्माण वह शिक्षक स्वयं कर सकता है, हालांकि उसके शिक्षक के शिक्षा में सामर्थ्य होना चाहिए। चलिए ज्यादा कुछ मैं बता देता हूं, यह जानकारी वैसे ही है, ध्यान रखिएगा। आगे है मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र मौर्य काल के दौरान तक्षशिला विश्वविद्यालय था। कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। चलिए आगे है अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? सबसे पहले आप बताइए। अर्थशास्त्र के रचयिता जो है कौटिल्य थे। कौटिल्य का मतलब चाणक्य, कौटिल्य का नाम ही चाणक्य है और चाणक्य का नाम ही विष्णुगुप्त है। ठीक है, विष्णुगुप्त किसके समकालीन थे? चाणक्य किसके समकालीन थे? कौटिल्य किसके समकालीन थे? एक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए जो अर्थशास्त्र लिखा गया है वह किस पर आधारित है, तो कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, अर्थ का अंदाजा लगाने लगते हैं। अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमिक्स, अर्थ से संबंधित है, बिल्कुल नहीं। अर्थशास्त्र जो है राजनीति पर संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोक के जो शिलालेख है दोस्तों वो ब्राह्मी लिपि में खुदे गए थे। ठीक है, अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदे गए थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? ऑप्शन नंबर ए है 1810 हैरी लिथ ने, 1787 जॉन टाबर ने, 1825 चार्ल्स मेटकॉफ ने, 1837 जेम्स प्रिंसिप ने। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है किसने और कब अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो आप आसानी से ध्यान रखिएगा, 1837 में एक व्यक्ति थे, एक पुरातत्ववेत्ता थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसिप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसिप नाम था। इसी व्यक्ति ने 1837 में अशोक के जो शिलालेख थे ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए थे, सबसे पहले पढ़ने का सफल प्रयोग इन्होंने किया था, अर्थात सबसे पहले इन्होंने ही पढ़ा था। अर्थात आपसे थोड़ा सा हल्के में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था 1837 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध शासक के शिलालेखों का जनक किसे, अर्थात किस प्रसिद्ध शासक को, ध्यान रखिएगा, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? मैंने बार बार बताया, अशोक को जो है शिलालेखों का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अशोक को जो है शिलालेखों का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य धम्म में वर्णित नहीं है? ठीक है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद एक धम्म का निर्माण करते हैं और उस धम्म में कौन सा वर्णित नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन को पढ़िए, आसानी से जवाब दे पाएंगे। माता पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म ही है। आगे है दान पुण्य करना धर्म ही है। भातृभाव रखना, आपस में भाईचारे की भावना को जागृत करते रहना, ये भी धर्म ही है। आगे है संघ के प्रति आस्था। यह जो है अशोक ने जो धम्म का निर्माण किया था वो कोई कमेटी नहीं बनाए थे, बल्कि एक समाज को आईना दिखाना चाहते थे। अर्थात वो कमेटी नहीं थी, संघ के प्रति आप आस्था या निरास्था रखते हैं, इसमें आपका स्वयं का विचार था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका। अर्थात संघ के प्रति आस्था और निरास्था रखना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी थी। आप किस तरीके से काम करते हैं, धम्म के प्रति किस तरीके से जागरूक होते हैं, ये जो है केवल और केवल समाज को एक आईना दिखाने के लिए किया गया था। माता पिता की सेवा करिए, भाईचारे की भावना को बरकरार रखिए, दान पुण्य करिए, ये सब धर्म है और धर्म की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन थे?
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन थे, ऑप्शन नंबर ए है जिला प्रशासक, बी है प्रांतीय शासक, डी है ग्राम प्रशासक। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। जो स्थानिक थे दोस्तों उन्हें जो है जिला प्रशासक कहा जाता था। स्थानिक को क्या कहा जाता था? जिला प्रशासक कहा जाता था। ठीक है, इस क्वेश्चन को अर्थात ये सभी जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। एक बार आप इस लेक्चर को सुन लेंगे तो आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो क्वेश्चन और हैं जो एसएससी के घटना चक्र में है। मैं एसएससी के घटना चक्र की वीडियो आपके सामने दे रहा हूं और लेक्चर वाइज 1700 से 1800 क्वेश्चन की सीरीज में आपको देने वाला हूं। इस सीरीज का नाम मैंने आज से रखा है जीएस का महादंगल प्रतियोगिता। ठीक है, इसे करने के बाद आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एक सीट आपका पक्का होगा। यहां से आपको 20 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 20 प्लस क्वेश्चन इसी घटना चक्र से मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो मैंने अभी बताया था जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे दोस्तों उनका नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ की हत्या कौन कर देता है? बृहद्रथ की हत्या जो है 184 ईस्वी पूर्व पुष्यमित्र संघ उनके अर्थात पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर देता है। और पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो बृहद्रथ का सेनापति था। ठीक है, बृहद्रथ का ही सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग को 184 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश का स्थापना करते हैं। अर्थात मौर्य वंश के बाद मगध पर किसका शासन होता है? तो शुंग वंश का शासक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। ठीक है, तो एसएससी के घटना चक्र में 29 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए थे जिसकी मैंने चर्चा किया है। सबसे पहले मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे। बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। चंद्रगुप्त मौर्य कब राजा बने हैं? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया है? बिंदुसार के समय में क्या जानकारी थी? जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, जो देखिए मैंने बार बार बताया है आपको क्वांटिटी से नहीं मतलब है। आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनने जा रहे हैं, न कि आप आईएएस का डिस्क्रिप्शन लिखने जा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव लिखने जा रहे हैं। अर्थात आप आईएएस का मेंस नहीं लिखने जा रहे हैं, आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो एक लक्ष्य एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करिए जिससे आपका क्वेश्चन भी कवर हो जाए और आपकी जो नौकरी का सपना है वो भी पूर्ण हो जाए। ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, क्वांटिटी में नहीं पढ़ना है, उच्च गुणवत्ता पे अध्ययन करना है हमें। और हमारा और आपका उद्देश्य ये होना चाहिए। हमारा तो उद्देश्य यही है कि आपको मैं एक सीट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में दिला के रहूं और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं लगातार आपके सामने वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। मैं आपसे एक बार पुनः आग्रह करूंगा, अगर आपको यह वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो मैं बार बार कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक सीट आपकी होगी। मैंने महादंगल प्रतियोगिता जो है इसका शुरू कर दिया है और मैं जो है प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर भी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज सुबह एक वीडियो गई थी मैथ का, जो है मैंने 15 क्वेश्चन कराया है। मैथ का 15 क्वेश्चन आप देखिएगा। मैथ के जो 15 क्वेश्चन है वो किस तरीके से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। तो मैं जो है आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अगर आपको बनना है, मैं थोड़ा सा 2 मिनट का समय लूंगा आपको बता दूं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों 15 नंबर का मैथ आ रहा है, 15 नंबर का मैथ आ रहा है और 10 नंबर का कंप्यूटर आ रहा है। ठीक है, और 25 नंबर का रीजनिंग आ रहा है। ठीक है, 25 नंबर का रीजनिंग आ रहा है। ठीक है, और 50 नंबर का जीएस आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है मैथ और रीजनिंग की बात छोड़िए, मैथ और रीजनिंग में इतने अच्छे तरीके से कवर करा दूंगा कि 25 और 15 40 होगा। मैथ और रीजनिंग को मिला करके आप इसमें से 37, 38, 39 क्वेश्चन करके आएंगे। मैथ और रीजनिंग का मैं दावा करता हूं 40 क्वेश्चन में 37, 38, 39 करके आप आएंगे अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं। और कंप्यूटर को पहली बार ऐड किया गया है, तो कंप्यूटर जब पहली बार ऐड किया गया है तो जायज सी बात है, कंप्यूटर को पहली बार जब ऐड किया गया है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं कंप्यूटर का भी 10 से 15 लेक्चर में कंप्यूटर भी समाप्त कर दूंगा और यहां से आपको मैं 10 क्वेश्चन में से मैं 7-8 क्वेश्चन आपका सही कराऊंगा। इसी व्हाइट बोर्ड से 7-8 क्वेश्चन मिलवा दूंगा। रही बात जो आपके सिलेक्शन का कारण बनेगी, वो बनेगी जीएस।
तो जीएस पर आपको मेहनत करनी है, हमारे साथ भी मेहनत करिए और अपने बुक से भी अध्ययन करिए। मैंने आपको बार बार बताया है, आप लूसेंट पढ़िए, मैं जो करा रहा हूं वह भी करिए, आप खुद से करंट अफेयर पढ़िए, स्टैटिक जीके पर कवर करिए अपना ध्यान। तो एसएससी इसी तरीके से जो सबसे बड़ा फैक्ट बनने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, वो जीएस का बनने वाला है। ठीक है, तो मैंने बहुत कुछ जानकारी आपके सामने शेयर किया है। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।